चाहे आपने अभी काम करना शुरू किया हो या कुछ समय से काम कर रहे हो, महीने के अंत में आपको अपना वेतन मिल जाता है। हालांकि कुछ खर्चे आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं, और आप ये सोचकर सारा पैसा खर्च कर देते हैं कि सब कुछ ज़रूरी था। कई युवा अपनी पूरी सैलरी अनावश्यक खर्चों पर खर्च कर देते हैं। भविष्य में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पहले बचत ना करने का अफसोस होता है। कुछ लोग छोटी उम्र से ही बचत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपना व्यक्तिगत वित्त को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में संघर्ष करते हैं, जिससे उन्हें स्ट्रेस होता है। समाधान कुछ प्रतिशत में है जो आपको अपने व्यक्तिगत वित्त को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करेगा। आपको बताता हूँ ये ज़रूरी टिप्स। 50-30-20 नियम। ये इंटरनेट पर व्यापक रूप से साझा किया गया है और कई लोग इसके बारे में जानते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा 50-30-20 नियम क्या है। मान लीजिए कि यदि आपका वेतन 10,000 रुपये है, तो 50-30-20 नियम का अर्थ है अपने वेतन का 50% आवंटित करना, जो घर, खाना, बिजली, ईएमआई भुगतान आदि जैसे आवश्यक खर्चों के लिए आधा या 5,000 आवंटित करना है। आपके पास 5,000 शेष होंगे। 30% दीर्घकालिक लक्ष्यों और इच्छाओं जैसे छुट्टियों पर जाना या महंगे ब्रांडों या गैजेट्स या वाहन आदि की खरीद के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। शेष 20% को बचत और इक्विटी, म्यूचुअल फंड, सावधि जमा आदि में निवेश के लिए अलग रखा जाना चाहिए। अपने वेतन में 50-30-20 नियम लागू करने से आपको अपने व्यक्तिगत वित्त को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। अभी से इसका अभ्यास शुरू कर दें। 300 का नियम। इसका मतलब क्या है? एक संतोषजनक जीवन शैली के लिए आप खाना, बेसिक ज़रूरतों आदि जैसे दैनिक जीवन के नियमित खर्चों के लिए प्रतिदिन लगभग 1,000 रुपये खर्च करते हैं। अभी आप युवा हैं, लेकिन जब आप 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे तो ये पहले जैसा नहीं रहेगा। यदि आप सेवानिवृत्ति के बाद अपनी वर्तमान जीवन शैली को बरकरार रखना चाहते हैं, तो 1,000 रुपये के वर्तमान खर्च को 300 से गुना करें। कुल 3 लाख होगा। ये एक अनुमान है कि सेवानिवृत्ति के बाद आपकी कितनी राशि की आवश्यकता हो सकती है। इसके लिए सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए कम उम्र से ही बचत करते रहे, ताकि आप 60 साल की उम्र के बाद भी वही जीवन शैली बरकरार रख सके। ये 300 का नियम है। 3x या 3 गुना आय का नियम। मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। अब 3x का मतलब है ट्रिपल या 3 गुना। आपातकालीन स्थितियों के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है, चाहे अस्पताल के खर्चों के लिए हो या अप्रत्याशित स्थितियों के लिए हो। 3 बार गुना कैसे करें? यदि आपकी मासिक आय 10,000 रुपये है, तो इसे 3 गुना करने का मतलब है 3 गुना 10,000 यानी 30,000। ये वो राशि है जिसे आपको अलग रखना चाहिए और इसके लिए हर महीने अपने वेतन से थोड़ी बचत करना शुरू करना चाहिए। ये राशि जल्द ही 30,000 तक पहुंच जाएगी। राशि को ना छुए और ना ही खर्च करें। इसे विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के लिए ही रखें। बाद में अगर आपकी सैलरी बढ़कर 20,000 हो जाए तो इमरजेंसी फंड को बढ़ाकर 20,000 गुना 3 यानी 60,000 कर दे। हर बार जब आपकी सैलरी बढ़े तो इमरजेंसी फंड भी 3 गुना बढ़ा दे। यदि आपका परिवार किसी आपात स्थिति का सामना करता है तो आपको दूसरों से मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पहले से ही अपनी सेविंग्स होगी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपकी मासिक आय का 6 गुना होना चाहिए। यदि आपको ये मुश्किल लगता है तो कम से कम 3 गुना राशि अलग रखें, लेकिन यदि संभव हो तो 6 गुना राशि रखने का प्रयास करें। 72 का नियम। सभी
खांकन विशेषज्ञ 72 के नियम को जानते हैं। इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। जब आप अपनी बचत को निवेश करेंगे तो आपका रिटर्न दुगना हो जाएगा। कुछ लोग दावा करते हैं कि आपका निवेश 9 साल में दुगना हो जाएगा। उन्हें कैसे पता? क्या बैंकों ने खुद यह तय किया है कि ये 9 साल का होगा? कुछ लोग कहते हैं निवेश दुगना होने में 10 साल लगेंगे, कुछ कहते हैं 7 साल आदि। इसकी गणना कैसे की जाती है, इस पर भ्रमित ना हो। 72 का नियम याद रखें। ये एक फॉर्मूला है। आमतौर पर सभी बैंकें 8% ब्याज दर देती है। बहत्तर को 8 से विभाजित करने पर 9 आता है, जिसका मतलब है कि निवेश दुगना होने में 9 साल लगेंगे। 9 साल का मतलब है कि जब आप 9 साल के लिए निवेश करेंगे तो आपको ब्याज के साथ दुगनी रकम मिलेगी। विभिन्न ब्याज दरों के लिए 72 को याद रखें और इसे 7, 5 या 10% जैसे ब्याज दरों से विभाजित करें। सरल है। 10, 5, 3 का नियम। ये आपको अपने निवेश पर मिलने वाले अपेक्षित रिटर्न को जानने में मदद करता है। जब आप अपने द्वारा बचाए गए पैसे को निवेश करते हैं तो आपको सालाना ब्याज मिलता है। इस नियम के अनुसार स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर सालाना रिटर्न लगभग 10% होने की संभावना है। बॉन्ड की वापसी दर लगभग 5% है और बैंकों या नकदी जैसे निवेश में नकदी की वापसी दर 3% है। 10, 5, 3 नियम को ध्यान में रखते हुए तय करें कि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं। 40% EMI का नियम। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आप AC, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, टीवी, बाइक, गाड़ी, घर आदि सामान EMI पर खरीदते हैं। अपनी आय का 40% निश्चित करना याद रखें। आप गणना कैसे करेंगे? उदाहरण के लिए, अगर पहले आपकी पत्नी को वॉशिंग मशीन चाहिए, फिर आपके बच्चों को टीवी चाहिए और आपको AC चाहिए। बहुत सी चीज़ें खरीदनी है। सबसे पहले आप सोचें और खरीदने के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं की एक सूची बनाएं। उन भुगतानों के लिए अपने वेतन का 40% आवंटित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको 50,000 का वेतन मिलता है तो उसका 40% 20,000 होगा। टीवी, वॉशिंग मशीन, कार आदि जैसी सभी चीज़ों की सभी EMI के लिए केवल 20,000 आवंटित करें। 40% से अधिक जाने पर प्रबंधन करना मुश्किल हो सकता है, जिससे तनाव पैदा हो सकता है और संभवतः ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए याद रखें, 40% अधिक ना करें। बेहतर है कि एक EMI चुकाकर ख़त्म कर दिया जाए और फिर EMI पर दूसरा सामान खरीदा जाए। इससे आपको तनाव मुक्त रहने और अच्छे से प्रबंध करने में मदद मिलेगी। 20, 4, 10 का नियम। ये नियम आपके परिवार के बढ़ने पर कार खरीदने पर लागू होता है। हालांकि पहले अपने वेतन के आधार पर अपने बजट का आकलन करें और उसके अनुसार योजना बनाएं। दूसरों की नकल ना करें जिनके पास मर्सिडीज, ऑडी या BMW जैसी शानदार और महंगी गाड़ियां हैं। एक ऐसा 4 पहिया वाहन खरीदने पर ध्यान दें जो आपकी आवश्यकता ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन 20, 4, 10 नियम का क्या मतलब है? अगर आपको जिस कार की ज़रूरत है उसकी कीमत 5 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए में से 20% डाउन पेमेंट के रूप में भुगतान करें। तो 5 लाख का 20% 1 लाख होता है। आपको डाउन पेमेंट के रूप में 1 लाख का भुगतान करने में सक्षम होना चाहिए और शेष राशि का भुगतान 4 वर्षों की EMI में किया जाना चाहिए। पुनर्भुगतान वर्षों की संख्या 10 या 20 वर्ष तक ना बढ़ाए, ये उचित नहीं है। आपको इसे 4 साल के भीतर चुकाने पर अड़े रहना चाहिए। 10 का क्या मतलब है? आपकी कुल परिवहन लागत जैसे ईंधन, रख रखाव आदि आपकी मासिक आय का 10% से कम होना चाहिए। पेट्रोल और सर्विसिंग के लिए निश्चित बचत आवंटित करना सुनिश्चित करें, जिससे आपको अपने वित्त को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। जीवन बीमा का नियम।
जब आपकी वार्षिक आय 10 लाख हो तो भविष्य के लिए इसे 10 से गुणा करने का लक्ष्य रखें। 10 लाख का 10 गुना 1 करोड़ होता है। ये वो राशि है जिसका आपको बीमा करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी अचानक मृत्यु की स्थिति में आपके परिवार को मदद करेगी। या सेवानिवृत्ति के बाद 1 करोड़ की बीमा राशि आपको भविष्य में किसी भी वित्तीय कठिनाई से बचाने में मदद करेगी। याद रखना, अगर आपको बजट बनाने में परेशानी हो रही है तो अपने सीए से या किसी वित्तीय विशेषज्ञ से बात करें। अब आपने निवेश को प्रबंधित करने के लिए इन मुख्य बिंदुओं को याद रखें और ये सूत्र और प्रतिशत आपको प्रबंधन करने में मदद करेंगे। यदि नहीं तो आप अपना पूरा वेतन खर्च करने, ऋण लेने, ईएमआई का भुगतान करने और वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने का जोखिम उठाते हैं। ये एक सुचारू और बेहतर जीवन शैली जीने में मदद करेंगे।